होगा, एमएलए ने जिस तरह से हमारे पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर गंदी शब्दों में जो संबोधन किया, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और हमें उन्हें कहना है कि दार्जिलिंग का पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक सबसे निकम्मा एमएलए है तो नीरज जिम्बा है, क्योंकि अभी तक इलेक्टेड होने के बाद आज तक उन्होंने पहाड़ का इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को असेंबली में रेज नहीं किया और खाली वो अपना बनावटी बातें का इलेक्शन चल रहा है। तो अभी हम लोग मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग उनको लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, हम लोग एज अ फ्रेंडशिप के हिसाब में इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आगामी चुनाव से पहले अगर नरेंद्र मोदी सरकार सत्र लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर अगर आपकी मांग पूर्ण कर देती है, तो जिस तरीके से आप बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में आए हैं, क्या वापस आप बीजेपी में जा सकते हैं सर? इसकी कितनी संभावना है आपके हिसाब से? अभी तो कोई इसका गुंजाइश नहीं है। देखिए, बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो होगा, उसका अपना काम करने का तरीका होगा। हाँ, वो करे। हम अगर अच्छा काम करेगा तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। अगर गोरखालैंड की मांग पूर्ण कर दी जाएगी उसके बावजूद भी सर आप नहीं जाएंगे? आप गोरखालैंड का मांग, अभी स्टेट का इलेक्शन है, अभी इसमें देखिए बीजेपी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी देखिए एक बार मीटिंग हुआ था लास्ट 4 मंथ्स बैक, ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स फॉर गोरखालैंड बोल के मीटिंग कॉल किया था होम मिनिस्ट्री से। तो हम लोग उसके लिए रेडी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 12 घंटे के अंदर उस मीटिंग का एजेंडा चेंज कर दिया गया और वो रिवॉल्विंग होके जीटीए में उसको फिर इशू एजेंडा कर दिया। तो वो एक मीटिंग तक, ट्राइपार्टाइट मीटिंग फॉर गोरखालैंड का ऑर्गेनाइज ना कर सकने वाले गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि गोरखालैंड के इशू को समाधान करेगा? क्योंकि सर झारखंड में सारंग कम्युनिटी की मांग को सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से बहुमत देने की बात की है। इसी को लेकर अगर आगामी चुनाव में वापस आपको मैं पूछ रहा हूँ सर, देती है तो आप अभी भी कह रहे हैं कि अभी तक का जो है, अभी तक अगर वो लोग लाएंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे उस किस तरफ से होगा। ठीक है, आज तक हमारा जो है, अभी हमारा टीएमसी का साथ अलायंस है, हम टीएमसी के साथ लड़ेंगे और टीएमसी के साथ में बीजेपी को हरा के रहेंगे। सर 20 तारीख आप बोले, 20 तारीख विमल जी पहाड़ में जाएंगे, उसके बाद क्या क्या कर्मसूची रहेंगे उसको? देखिए, अभी तो इलेक्शन शुरू हो गया, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया। हमारा इंटायर तराई, डुअर्स और हिल में पब्लिक रैलीज होगा, मीटिंग होगा और विमल जी को कम से कम 200-300 रैली। 3.5 बरस के बाद सबसे पहाड़ में एक पॉलिटिकली उछाल सा आ गया है, तो उसके चलते अभी वहाँ का पार्टियाँ और सोकल लीडर्स हमारे ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसका भी हम लोग जवाब देंगे। तो उससे पहले आप लोग प्रेस, इंटायर प्रेस मीडिया फ्रेंड्स को हमारे यूथ के तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट 6 तारीख का मीटिंग को आप लोग इतना अच्छी तरह से ब्रॉडकास्ट कर, तो बिजी रहेंगे हम लोग इस इलेक्शन के। भनेपछि यो 20 तारिखको जुन चाहिँ तपाईँहरूको दार्जिलिङतर्फ टोटल विस्थापित तपाईँहरूको कतिजना पनि छन्, अनि विमल गुरुङ स्वयं र आशाजी पनि, होइन, उहाँहरू 20 तारिख अफिसियल रूपले तपाईँले भन्नुभएको तपाईँहरू मुभ हुनुहुँदैछ अनि त्यहाँनिर जनसभालाई हाम्रो अफिसियल। सर, जैसे कि विनय जी और अनिल जी ने कहा है कि इस बार पहाड़ का लोग सेंटिमेंट में नहीं भगेगा। 19 इलेक्शन में सेंटिमेंट में वोट दिया था और अभी बोल रहा है कि हम लोग नया सोच, नया विचार। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सेंटिमेंट मतलब उनका हिसाब से सेंटिमेंट क्या है पता नहीं है, लेकिन विमल जी जब जीटीए का चीफ रहे हैं, हम लोग भी सभासद रह चुके हैं, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारा काम किया है। और हम अब समय आने पर हमारा 5 इयर्स जो रिपोर्ट कार्ड है हम सबमिट करेंगे जनता के ऊपर। और 3 बरस में वो लोग जो 2017 में शॉर्टकट वे से जीटीए में घुसा, जातियों को गद्दार करके वो घुसा, उसका भी रिपोर्ट हम लोग दे देंगे। तपाईँहरूले भन्दा आत्मसमर्पण गरेको भन्ने यहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरैवटा प्रेस मिडियामा पनि पहाडको रिजनल पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरूले पनि हुन्। तपाईँहरू क्रान्तिकारी योद्धा भन्नुहुन्थ्यो आफूहरूलाई, अहिले घरि तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। अहिलेको जेनेरेसनमा 21st जेनेरेसनको युथलाई तपाईँहरूले जे गर्नुभयो कार्य जेनेरेसनलाई कस्तो खालको मेसेज गएको? अनि हेर्नुहोस्, आत्मसमर्पण भन्ने कुरा आउँदैन। पोलिटिक्समा
एउटा वान स्टेप फरवर्ड, टु स्टेप ब्याक, टु स्टेप ब्याक, 4 स्टेप फरवर्डको जुन चाहिँ पोलिसी छ हामीले त्यसलाई हटा परेको। रिजिड हुनु भएन नि, सबै कुरामा सधैँभरि रिजिड भयो भने त्यो कुराहरूबाट हामीले हाम्रो मागलाई अगाडि बढाउँछ। किनभने गोर्खाल्यान्ड हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियाले हामीलाई पर्मिट गर्छ सेपरेट स्टेट माग्नु, हामीले त्यो मागेको हो नि त। र आज त्यो कुरो टुङ्गोमा पुग्नु आँट्दा हाम्रै नेतृत्वहरूले बिक्री भएर आज आन्दोलनलाई बिथुल्यो र आज उनीहरूलाई जवाब जनताले 2019 को चुनावमा पनि दिइसकेको छ। अनि यो 21 मा पनि तपाईहरु बिस्योर उनीहरूले जवाब पाउनेछ। सर जैसे कि आपका ये आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सांसद ने कुछ नहीं किया, पर जब हम इतिहास में देखते हैं तो राजू बिष्टी सिर्फ ऐसा सांसद है दार्जिलिंग का जिसने कई बार दार्जिलिंग के मुद्दा को रेज किया है लोकसभा में। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो उन्होंने किया, रेज किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? देना बोलने मात्र से तो नहीं होगा ना भाई, उसका रिजल्ट चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा रेस तो अगर हम इतिहास में देखें तो राजू बिष्टी है दार्जिलिंग के सांसद से। नहीं, उससे आगे भी जो भी सांसद थे हमारा, उन्होंने भी ये रेज किया। लेकिन राजू बिष्ट को हम ये कहना चाहते कि बिसाइड वो सांसद में बोलने से ज़्यादा वो अगर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसमें व्हाट इज गोरखालैंड, व्हाई गोरखालैंड इज नीडेड का बातें वो समझाकर मेन पॉलिसी में, एजेंडा में, बीजेपी के एजेंडा में गोरखालैंड को ढुकाना चाहिए उसको। आई वॉशिंग काम करने से नहीं होगा, आई वॉश खाली कर रहा है। और जैसे कि राजू बिष्ट ने कुछ दिन आगे सिलीगुड़ी में प्रेस में ये कहा था कि अभी जो बिमल जी बोल रहे हैं वो टीएमसी का, ममता दीदी का स्क्रिप्ट है, वो अभी रास्ते से भटक गया है, पर हमको पूरा विश्वास है कि वो फिर लौटेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसका थॉट हो सकता है, लेकिन बीजेपी गोरखा का हित में कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए हम लोग टीएमसी सरकार के साथ अभी पॉलिटिकल अलायंस करके आगे बढ़े। जुन किसिमको तपाईँहरूले वर्तमान बयान दिनुहुँदैछ कि 2024 जसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँछ उहाँहरू नै हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ भनेर 3 टर्मसम्म भाजपाले पार्न एमपी पनि भेट्यो, अनि त्यसको मूल फुटाउने विषय नै अहिले भन्नुभयो 2024 पनि